नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत लैबकास्ट विद डॉक्टर सुदीप। मैं आपका होस्ट डॉक्टर सुदीप ठाकुर। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। थायराइड शरीर का एक छोटा सा अंग है, मगर इसका असर शरीर के सभी पार्ट्स पे एक गहरा असर होता है। तो शुरू करते हैं थायराइड के बारे में जानते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम जानेंगे थायराइड के इंसिडेंस के बारे में, थायराइड की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, शरीर में इसका क्या योगदान होता है, इसका क्या फंक्शन है। उसके बाद थायराइड डिसऑर्डर के कॉमन जो भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में जानेंगे। देन थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, उनके रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगा। आज के समय में इंडिया में थायराइड के इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर इंसिडेंस हाइपोथायराइडिज्म के 4 to 5% है, तो इंडिया में करीब 10 से 12% केस हाइपोथायराइडिज्म के हैं। करीब 8% केस सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के भी हैं, जो कि सिम्टम लेस होते हैं, उनमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, और 1 से 2% केस हाइपरथायराइडिज्म के भी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 25 मिलियन लोग थायराइड के रोग से ग्रसित हैं। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा तितली के आकार का एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हमारे गले के निचले हिस्से में सामने की ओर होता है, और इस ग्लैंड का काम होता है T3, T4 नामक 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करना। तो अभी हम थोड़ा जान लें कि ये जो हार्मोन बनते हैं उनका कंट्रोल कहाँ से होता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, जो कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है। जब कभी थायराइड हार्मोन्स की नीड होती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि आप TSH रिलीज़ करो, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके T3, T4 हार्मोन का निर्माण करता है। नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी 90% T4 दैट इज़ थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, और 10% जो होता है वो T3 दैट इज़ ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। T4 हार्मोन मेनली हमारा स्टोरेज का काम, जो थायराइड हार्मोन में स्टोरेज या स्टोर्ड फॉर्म में ये हार्मोन होता है, और T3 ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव होता है। 90% जो T4 थायराइड ग्लैंड बनाती है वो पेरिफेरल टिश्यू में जाकर के T3 में कन्वर्ट होती है। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 हमारे शरीर की स्पीड या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, और थोड़ी सी गड़बड़ी से पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। तो थायराइड डिसऑर्डर में मेनली जो 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले जैसे थकान आना, वजन का बढ़ जाना। सडनली अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सोचना चाहिए। बालों का गिरना, स्किन का ड्राई होना, वुमेन में पीरियड्स अगर हेवी और इरेगुलर हो रहा है तो ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम होते हैं। ठंड ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब सारे जो सिम्टम हैं आपका, ये हाइपोथायराइडिज्म के। पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपको उसको अकेलापन महसूस होता है, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। हम जानेंगे हाइपरथायराइडिज्म के क्या कॉमन लक्षण हैं। तो इसके जो कॉमन लक्षण हैं कि पहला, उसमें आप घबराहट, पेशेंट को काफ़ी घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होता है, वजन इसमें कम होने लगता है, हाथ का कांपना, पैल्पिटेशन मैंने बता ही दिया जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, नींद की कमी होती है, और लूज मोशन होने का भी डर रहता है। हम जानेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। थायराइड फंक्शन टेस्ट में भी लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें टोटल T3, T4 TSH कराना चाहिए कि फ्री T3, फ्री T4 TSH कराना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को मैं आज दूर कर देता हूँ। जब थायराइड की जब इनिशियल स्टेजेस में जब थायराइड टेस्ट होते थे तो T3, T4 TSH जो टोटल वाला होता था यही होता था, बट आज के टाइम में चाहे इंडिया कह लें, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें, सभी जगह धीरे धीरे इसको फ्री थायराइड पैनल जो होता है FT3, FT4 TSH, जो अब आजकल स्टैंडर्डाइज यही हो गया है। फ्री थायराइड जो पैनल हम करते हैं उसके एडवांटेज क्या हैं, उसको बताने से पहले एक नॉर्मल मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल थायराइड होता है T3, T4, जो उसको सिंपली हम लोग लिखते हैं, उसमें 98 to 98% पार्ट जो होता है, 98 to 99% पार्ट प्रोटीन बाउंड होता है। फ्री कंपोनेंट लेस देन 1% ही होता है। और जो फ्री थायराइड जो होता है FT3, FT4, दैट इज़ द फ्री कंपोनेंट ऑफ द थायराइड हार्मोन, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है। यही एक्चुअली हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म पे जो असर डालता है, ये फ्री कंपोनेंट ही डालता है। तो इससे हमको एक लैब की जो सटीकता पता चलती है, कोई अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। फ्री थायराइड पैनल जो होता है दवा की डोज को एडजस्ट करने में ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। टोटल T3, T4 जो होता है ये शरीर के प्रोटीन की वैल्यूज़
के हिसाब से इसका वैल्यू की वेरिएशन आ सकती है। कुछ एक कंडीशन जैसे प्रेगनेंसीज है, मैल न्यूट्रिशन है, इस तरह की कंडीशन में कुछ अगर अगर लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ हो रहा है, पेशेंट अगर OCP और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहा है, या पेशेंट हाई एस्ट्रोजन अगर उसको चल रहा है किसी भी कंडीशन में, तो इन सब कंडीशन में जो प्रोटीन की लेवल अफेक्टेड होती है तो हमारे T3 T4 की जो वैल्यू आएगी ये आपको कंफ्यूज करेगी। इसीलिए जब कभी अगर ये बात आती है कि मुझे अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है तो हमेशा आपको अपना फ्री थायराइड पैनल ही कराना है। अभी भी कुछ लोगों की अज्ञानता की वजह से, या डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो पुराने ज़माने से T3 T4 TSS लिखते आ रहे हैं वो अभी भी T3 T4 ही लिख रहे हैं, जबकि पूरे जो भी आप मेट्रो सिटी या बाहर वेस्टर्न कंट्रीज हर जगह अब T3 T4 ख़त्म हो चुका है। सभी जगह फ्री थायराइड पैनल ही हो रहा है और वही स्टैंडर्डाइज है, एक्यूरेट है, और उसका एडवांटेज भी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम एक और बताएंगे TSH के बारे में भी, जैसे बात होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसमें भी अब नए टेस्ट आ गए हैं, दैट इज़ अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, जो कि दशमलव के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू बताता है, 0.005 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इतना वेरिएशन को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो माइन्यूट चेंजेस भी अगर आपको होते हैं ना तो अल्ट्रा सेंसिटिव TSH से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और खासकर कुछ एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के केस में, प्रेगनेंसी में या न्यूनेटल स्क्रीनिंग करते समय अल्ट्रा सेंसिटिव TSH ही ज़्यादा कारगर है। तो और गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम कहते हैं कि अगर कोई बोले कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, जो कि हमारी पैथोलॉजी डॉक्टर सुदीप्स पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर में भी ये टेस्ट होता है। एक्चुअल ये ज़्यादातर लैबों में ये होता नहीं है, डॉक्टर्स लिखते भी नहीं हैं, उनको लगता है रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेगा, बाहर तो नहीं जा रहा है, किसी आउटसोर्स तो नहीं किया जा रहा है, तो लोगों की थोड़ी अज्ञानता है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, अल्ट्रा सेंसिटिव TSH धीरे धीरे हमारे एक रूटीन में आ जाएगा। फिर लोग फ्री थायराइड FT3 FT4 एंड अल्ट्रा सेंसिटिव TSH ही लिखेंगे। ये तीनों ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या थायराइड का सैंपल फास्टिंग देना चाहिए। फास्टिंग देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो TSH जो होता है उसका डायरनल वेरिएशन होता है, सर्कैडियन रिदम जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, तो TSH जो सबसे जो लो वैल्यू होती है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होती है लोएस्ट वैल्यू, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में होती है। तो इस पीरियड को नॉर्मली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट और लोएस्ट वाला जो फेज है ये मिसलीड कर सकता है, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है, स्पेशली बॉर्डर लाइन केसेस में। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है 7 AM to 9 AM, इस टाइम में थोड़ी जो TSH की वैल्यू थोड़ी स्टेबल रहती है। प्रेफरेबली इसीलिए मॉर्निंग में आपको सैंपल देना चाहिए, लेकिन फास्टिंग अनिवार्य नहीं है। और आजकल जब फ्री थायराइड पैनल आ गया है तो फास्टिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फास्टिंग दें, लेकिन मॉर्निंग में प्रेफरेबली हमको 7 to 9 PM का देना चाहिए। उस समय थायराइड TSH की वैल्यू थोड़ी स्टेबल रहती है। और दूसरी बात कि थायराइड हार्मोन टेस्ट जो हम कराते हैं तो फॉलोअप जब हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी कराएंगे, हमको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। लास्ट टाइम हमने जिस टाइम पे अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया है, अगली बार भी उसी टाइम पे कराना, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं पिछली वैल्यू से नए वाले वैल्यूज़ को। जैसे अगर आपने 11 बजे सैंपल दिया दिन में, तो अगली बार भी आप कोशिश करें कि 11 बजे दें। अगर आपने मॉर्निंग में 8 बजे दिया है तो अगली बार भी आप 8 बजे ही दें। तो ये टाइम फिक्स्ड होना चाहिए फॉलोअप में। जब भी आप थायराइड कराएं, एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग का 7 to 9 के बीच में, और हर बार उसी समय पे कराएं, समय को चेंज ना करें। तो अब रिजल्ट की बात करें, पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं कि अगर हमारा TSH हाई है और FT3 FT4 का लेवल लो है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में FT3 FT4 लो होगा और TSH हाई होगा। ये कॉमन कॉज इसके आयोडीन डिफिशियंसी, हैशीमेटोस थायराइडाइटिस होते हैं। कोई कभी कभी थायराइड सर्जरी के बाद हो सकता है, या रेडियो आइसोटोप थेरेपी चलती है जब रेडियो आयोडीन की, तो उसमें उस वजह से भी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि TSH ही हमारा लो है और FT3 FT4 हार्मोन दोनों हमारा हाई है, ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। और ये इसके कॉमन कॉज क्या है? ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है।
उसके अलावा टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर कभी कभी होता है, उसमें हो सकता है। और जो थायराइडाइटिस होता है नॉर्मली पोस्ट वायरल या प्रेगनेंसी के बाद, जिसे पोस्टपार्टम कहते हैं, जब थायराइड में सूजन आ जाती है तो उसके अर्ली स्टेज में हाइपरथायराइडिज्म होता है। जो फॉलिकल्स होते हैं जब वो रप्चर होते हैं ना, तो वो थायराइड हार्मोन जो स्टोर्ड होता है T4 वो पूरा का पूरा ब्लड में आ जाता है, थायराइड सर्ज जिसे कहते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स पे आते हैं। और तो आपके FT3 FT4 बढ़ जाते हैं दोनों हार्मोन, TSH फिर लो रहता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ थायराइडाइटिस। अब हम तीसरा कंडीशन लेते हैं कि हमारा TSH हाई है और FT3 FT4 भी हाई है। तो ये कैसे हुआ? तो ये बहुत रेयर कंडीशन है। अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी है ब्रेन में, उसका कोई ट्यूमर एडिनोमा हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, या पिट्यूटरी रेसिस्टेंस कई बार हो जाता है, उस कंडीशन में फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करता है। FT3 FT4 भी बढ़ा हुआ है और TSH को कम होना चाहिए बट वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से सेक्रीशन हो रहा है एडिनोमा से TSH का, तो वो हाई रहता है, बट इट्स रेयर कंडीशन। चौथा कंडीशन है कि TSH लो है और FT3 FT4 भी लो है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। FT3 FT4 कम है इसलिए हाइपोथायराइडिज्म, बट नॉर्मल जो हमारा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म था उसमें FT3 FT4 जब कम होता था तो TSH हाई होता था, लेकिन ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में FT3 FT4 कम है और साथ में TSH भी कम है। एक भी आपका पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के कंडीशंस में होता है सेकेंडरी टू सम एबनॉर्मलिटी, जैसे कि अगर कोई पिट्यूटरी ट्रॉमा हो गया, पिट्यूटरी सर्जरी हुई है, पिट्यूटरी की सीहैन सिंड्रोम होता है, इस सब कंडीशन में ये हो सकता है। पांचवा कंडीशन है कि TSH की वैल्यू कम आ रही है, FT3 बढ़ा हुआ है और FT4 नॉर्मल है, तो ये कंडीशन होती है T3 थायरोटॉक्सिकोसिस, ऐसा हो सकता है। या हाइपरथायराइडिज्म के भी जब अर्ली स्टेज में हमारा FT3 ही बढ़ता है, FT4 बाद में बढ़ता है, तो अर्ली स्टेज में हमारा FT3 बढ़ा मिलेगा, FT4 नॉर्मल मिलता है और TSH रिड्यूस होता है, तो ये भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ग्रेव्स डिजीज़ है या टॉक्सिक एडिनोमा, इन सब के अर्ली स्टेज में ऐसा हो सकता है। यहीं पे मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत सारी लैब जो है टेक्नीशियन बेस्ड लैब है, या जहाँ इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सारे लैबों में FT3 लगाते ही नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपकी बीमारी आप पकड़ नहीं पाएंगे अर्ली स्टेज में, FT4 बाद में बढ़ता है। तो ये चीज़ मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि इस तरह की गलती ना करें, ये मरीज के साथ एक खिलवाड़ है। आपको TSH FT3 FT4 तीनों पैनल हमेशा लगाना चाहिए, और कभी भी आपको किसी जगह आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनकी मशीन की रीडिंग प्रिंट आउट मांग सकते हैं कि आप मुझे दिखाइए। कभी भी रिपोर्ट में कोई डिस्पैरिटी लगती है, कोई भी किसी तरह का शक होता है, आप उनसे पूछिए। अगर जो सही में कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, और जो इस तरह के उल्टे सीधे तरीक़ों से काम कर रहे हैं वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे। छठा कंडीशन है कि हमारा TSH हमेशा बढ़ा आ रहा है और FT3 FT4 नॉर्मल आता है। ये हमने पिछली बार भी कराया, यही था, अभी भी यही आ रहा है। तो इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कि जो TSH की वैल्यू हमारी 5 से 10 के बीच में, दूसरा मोर देन 10। तो 5 से 10 में अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है हमें, और हमारा एंटी-TPO एंटीबॉडी एक टेस्ट है, आगे बताऊंगा, वो नेगेटिव आ रहा है, यंग पेशेंट है, अदरवाइज कोई सिम्टम नहीं है, तो इसमें कोई मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रही कि अगर हमारा TSH 10 के ऊपर आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। कुछ एक इसके आपको जानना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट टेस्ट हमको कोई एंटी-TPO कराना है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं, ये जो होती है TSH बढ़ी हुई और FT3 FT4 नॉर्मल, ये आपका सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें आपको एंटी-TPO एंटीबॉडी ज़रूर कराना चाहिए, जो कि हमारी लैब में होता है, हम लोग सेम डे इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपका अगर 10 के ऊपर है, एंटी-TPO एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आ गया, या एल्डरली पेशेंट्स हैं 65 से जिनकी एज ज़्यादा होती है, कार्डियक कोई इशूज़ है उनके साथ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन सब कंडीशन में आपका ये सिम्टम्स आ रहे हैं अगर हाइपोथायराइडिज्म के, या आप प्रेगनेंसी के केस में, या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपका 10 के ऊपर जा रहा है, तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलकर मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जो 5 to 10 वाला कैटेगरी मैंने बताया, उसमें अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट हर 3 से 6 महीने पे आपको अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, और अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। कोई भी जो थायराइड फंक्शन टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं वो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अपने जो डॉक्टर फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लेना है या बंद करना है या डोज एडजस्ट होना है, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट्स पे ये डिपेंड नहीं करता है। पेशेंट की एज क्या है, कंडीशन क्या है, प्रेगनेंसी है, प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका डॉक्टर ही
इन चीज़ों को जानता है तो खुद से अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में, मगर जो जिसका काम है उसी को करने दें। 7th कंडीशन है, अगर आपका TSH लो है और FT3 FT4 नॉर्मल है, इसको हम लोग कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। इसमें आपका जो थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है और ये नॉर्मली जैसे ग्रेव्स डिजीज़ के अर्ली स्टेज में दिख सकता है, कोई टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर है, एडिनोमा है अर्ली प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, थायराइडाइटिस के अर्ली स्टेज में। कभी कभी आप एक्सेसिव थायराइड मेडिकेशन ले लेते हैं, आप मॉनिटरिंग सही से नहीं कर रहे हैं, सही से टेस्ट रिजल्ट्स नहीं डॉक्टर को बता रहे हैं, आप एक्सेसिव थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं, या कभी कभी आयोडीन भी हाई मात्रा में ज़्यादा डोज अगर आपके खान पान या किसी वजह से बढ़ जाता है, तो इन सब कंडीशन में सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है और आपका जो टेस्ट रिजल्ट में TSH लो रहेगा और FT3 FT4 नॉर्मल रहेगा। तो अब इसमें हमें जानना पड़ेगा कि जो अगर सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के ये आपका ये ओवर जो हाइपरथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ रिस्क भी होते हैं, खासकर एल्डर पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आपका बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीजेस, इन सब रिस्क ये सब सारे बढ़ जाते हैं। तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हर 3 से 6 महीने में। और अगर आपका TSH की वैल्यू लेस देन 0.1 मिली IU पर लीटर से कम है तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलिए, और अगर उन्हें लगता है कि मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद मैंने एक चर्चा की थी एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट। TPO दैट इज़ थायरोपेरोक्सिडेज, एक एंजाइम होता है जो कि आयोडाइड को थायरोग्लोबुलिन से जोड़ने में मदद करता है और इसके बाद ही T3 T4 का निर्माण होता है। तो जब हमारे शरीर में कभी कभी कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो इनकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। जैसे एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को में स्पेशली करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि इसके वजह से एंटी TPO का लेवल तो नहीं बढ़ गया, इस वजह से तो नहीं हमारा ये हाइपोथायराइडिज्म मुझे हो रहा है। दूसरा हैशिमेटोस थायराइडाइटिस, एक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होती है, इसके लिए एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में जब किसी में देखा जाता है कि रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, उनमें ये टेस्ट अनिवार्य जरूर करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में भी एंटी TPO एंटीबॉडी करते हैं। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं। उसके अलावा कभी कभी लगता है कि फ्यूचर में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस हैं, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं। और एक और एंटीबॉडी टेस्ट होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, दैट इज़ TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। ये कब करते हैं? ग्रेव्स डिजीज़ के लिए करते हैं। और प्रेगनेंसी में भी कई बार हाई रिस्क मॉनिटरिंग में करते हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म का आपको लग रहा है तो उसको ये हाई रिस्क होता है, तो उसमें मॉनिटर करने के लिए हम लोग TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी करते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में तो करते हैं। अब हम बात करेंगे थायराइड टेस्टिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। एक्चुअल फर्स्ट 12 वीक्स जो होते हैं, इसमें बच्चा तो अपनी माँ के थायराइड हार्मोन्स पे ही निर्भर करता है और इसी वजह से मदर में 40 से 50% थायराइड हार्मोन की ज़रूरत बढ़ जाती और हाइपरथायराइडिज्म होने का खतरा होता है। मिस कैरेज, रिकरेंट एबॉर्शन, प्री टर्म डिलीवरी, बेबी का लो IQ हो सकता है, ये सब रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो थायराइड स्क्रीनिंग आज के टाइम में जो एंटीनेटल पैनल होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हम लोग पैनल्स टेस्ट करते हैं, उसका एक अनिवार्य पार्ट। और जो हमने अभी पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी में हमको अल्ट्रा सेंसिटिव TSH करना चाहिए, FT4 एंड FT3 करना चाहिए, साथ ही साथ एंटी TPO एंटीबॉडी भी करते हैं। और ये जो टेस्ट होता है हर 4 से 6 वीक के बाद मॉनिटरिंग में हमको रिपीट करना चाहिए। और किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी अगर दिखता है तो आपके डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग दवाएं होती। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डिलीवरी के बाद भी 6 से 12 वीक के बीच में हमको अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में शॉर्ट में। बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फर्स्ट 48 to 72 आवर्स में, उसके हिल प्रिक करके हम लोग ब्लड लेते हैं, कार्ड होता है, उस पर TSH हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी दिखता है हमें, तो फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं जो सीरम से हम लोग करते हैं, सीरम TSH, FT3 FT4, हाई सेंसिटिव TSH इसमें भी हमें करना चाहिए। और नियोनेटल पीरियड में अगर लेस देन 20 वैल्यू नॉर्मल होता है, ये एडल्ट से ज़्यादा इनका रेंज होता है, और 20 to 40 के बीच में अगर आ रहा है तो हमको फिर रिपीट करना चाहिए टेस्ट। 40 के ऊपर है तो ये हाई सस्पिशन हो जाता है कि कोई कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी थायराइड टेस्ट की पूरी कहानी। कौन सा पैटर्न क्या बताता है, कैसे हम इन रिपोर्टों को समझ सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुदीप ठाकुर, लैब डायरेक्टर डॉक्टर सुदीप्स पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर, आपके साथ सेहत लैबकास्ट में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है और
आपको लगता है कि इससे आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी कोई वृद्धि हुई है तो ज़रूर अपने परिवार और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। अगले एपिसोड तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।